हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू शिवम सर सिविल क्लासेस। चलिए, तो आज हमारा वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग का तीसरा लेक्चर है और थर्ड लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। यहाँ पर आपके 3 मेथड होते हैं जो न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं और बाकी थोड़ा बहुत आपको कुछ कुछ पॉइंट हर एक मेथड का पता होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसे कि हमारे वाटर सप्लाई शुरू हो गया था, वाटर सप्लाई स्कीम जब भी डिजाइन करते हैं तो हम जानते हैं कि किसी भी सिटी की जो जनसंख्या है वो हर साल काफी गुना बढ़ते रहती है। ठीक है, जितनी ज्यादा एडवांस सिटी होगी उसकी जनसंख्या भी बढ़ते रहेगी। तो अभी हमने पिछले टाइम मैंने आपको डिजाइन पीरियड भी लिखाया था कि लगभग वाटर सप्लाई की डिस्ट्रीब्यूशन की जो पाइपलाइन होती पाइपलाइंस है, पाइप मेन्स है, ठीक है, ये हम 30 साल के लिए डिजाइन करते हैं। अब 30 साल के लिए डिजाइन करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि आने वाले 30 साल में पॉपुलेशन कैसे रहने वाली है। ठीक है, तो हमारे पास कई सारे मेथड हैं जिससे हम पॉपुलेशन का मतलब फोरकास्ट कर सकते हैं। ठीक है, पूर्वानुमान लगा सकते हैं। तो अब हमारा टॉपिक क्या रहेगा? जनसंख्या पूर्वानुमान यानी पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। चलिए शुरू करते हैं। तो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के हमारे पास कई सारे मेथड हैं। सबसे पहला मेथड जो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग का है, ठीक है, वो है आपका लॉजिस्टिक कर्व मेथड। ठीक है, लॉजिस्टिक कर्व मेथड जिसे हम एक आइडियल कर्व भी बोलते हैं, आइडियल पॉपुलेशन कर्व आप इसे बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो कि ये एक सबसे बेहतर मेथड होता है, ठीक है, पॉपुलेशन डिटरमाइन करने का। ठीक है, यहाँ पर हम किस तरह की सिटीज प्रेफर्ड फॉर सिटीज रीचिंग टुवर्ड्स सैचुरेशन। ठीक है, सैचुरेशन का मतलब क्या होता है? जिस जो सिटी आपकी लगभग उसकी जनसंख्या पूरी होने ही वाली है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके आसपास जो कॉलोनी है, अगर उसके सारे जो प्लॉट्स है, ठीक है, वो बिक चुके होंगे, तो जाहिर सी बात है अब नए लोग वहां पर आ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो उसको हम सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं कि भाई अब जिसकी जनसंख्या यहीं तक बढ़ सकती है, इससे आगे नहीं जाएगी। ठीक है, तो जब जो सिटीज अपने सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंच जाती हैं, ठीक है, उनकी जनसंख्या का पूर्वानुमान निकालने में ये आपको हेल्प करता है। इसका शेप अगर आप देखोगे तो शेप इसका एस शेप का रहता है। ठीक है, और ये ग्राफ जो दिया गया था वो मैकलिन द्वारा, ठीक है, मैकलिन द्वारा दिया गया था। इसे हम बोलते हैं लॉजिस्टिक कर्व। ठीक है, लॉजिस्टिक कर्व में आप एक ग्राफ देखेंगे कुछ इस प्रकार, ठीक है, जिसमें ग्राफ बनेगा आपका पॉपुलेशन। ठीक है, यहां पर हम जनसंख्या बना देते हैं, पॉपुलेशन और टाइम के बीच में ग्राफ बनेगा, पॉपुलेशन और टाइम के बीच में। और ये ग्राफ कैसा होगा? ठीक है, अगर हम इस ग्राफ को देखें तो शुरुआती तौर पे ये ग्राफ कैसा होता है? इंक्रीजिंग अपना नेचर दिखाता है। ठीक है, इंक्रीजिंग नेचर दिखाता है तो हम बोलेंगे जो इंक्रीजिंग नेचर यानी कि इसमें जो ग्रोथ होती है, ठीक है, वो ज्योमेट्रिक ग्रोथ होती है। ठीक है, इंक्रीजिंग नेचर होता है और ज्योमेट्रिक ग्रोथ दिखाता है। ठीक है, इसमें आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना, डीपी अपॉन dt। ठीक है, डीपी अपॉन dt का मतलब क्या रहने वाला है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, हिंदी में हम इसे लिख देंगे, ठीक है, आपका जनसंख्या परिवर्तन की दर, जनसंख्या परिवर्तन की दर। ठीक है, तो जो भी उस समय जनसंख्या रहती है, ठीक है, परिवर्तन की दर भी उसी के समानुपाती रहती है। ठीक है, यानी कि आप इसे बोल सकते हो कि आपका डीपी अपॉन dt, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन। जो भी आपकी पॉपुलेशन आपकी सिटी की रहेगी, ठीक है, आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन भी उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, जब तक ये ग्राफ कैसा बन रहा है? ज्योमेट्रिक इंक्रीज दिखा रहा है। ठीक है, इस तरह के इंक्रीज को आप क्या बोल सकते हो? इस तरह के इंक्रीज को आप ज्यामितीय वृद्धि यानी कि जियोमेट्रिक इंक्रीज बोल सकते हो। ठीक है, जियोमेट्रिक इंक्रीज आप इसे कह सकते हो। ठीक है, एक मिनट थोड़ा फोन स्विच ऑफ कर लेते हैं। चलिए, अब अगर हम देखें नेक्स्ट हमारा जो ग्राफ है, ठीक है, वो बनता है कुछ ऐसा। ठीक है, फिर वो कांस्टेंट होने लग जाता है। तो थोड़ा शेप आप कुछ ऐसा बनाना कि ये एस जैसा बन जाए। ठीक है, तो अब ये थोड़ा कुछ ऐसे कांस्टेंट जैसा बन जाएगा। ठीक है, तो ये वो वाला फेज होता है एरिथमेटिक इंक्रीज वाला, जहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन आपका कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट मतलब स्थिर हो गया। ठीक है, यानी कि शुरुआत में तो किसी भी सिटी की जनसंख्या है, ठीक है, उसकी जो उसकी दर है, समय के साथ साथ जनसंख्या है वो बहुत तेजी से बढ़ती है, लेकिन एक समय क्या आता है? वो कांस्टेंट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको आप थोड़ा ऐसे बनाइएगा। ठीक है, चलिए, और फिर अगर आप देखोगे
ठीक है, यहाँ पर तो ये सीधा बन रहा है और फिर ये जाके थोड़ा डिक्रीजिंग कर्व शो करता है। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ तक तो ज्योमेट्रिक इंक्रीज हुआ था और यहाँ तक लगभग आपका जब आपका dp अपॉन dt कांस्टेंट था, इसको आप क्या बोल दीजिए, एरिथमेटिक इंक्रीज बोल दीजिए। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, एरिथमेटिक इंक्रीज बोल दीजिए। ठीक है, और इसके बाद का अगर आप पॉइंट देखेंगे तो यहाँ पर आपकी जो सिटी है वो अपने सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच चुकी है भाई, अब इससे ज्यादा जनसंख्या नहीं बढ़ेगी। ठीक है, इसको पीएस नाम देते हैं। पीएस नाम मतलब क्या हो गया, सैचुरेशन पॉपुलेशन। ठीक है, सैचुरेशन पॉपुलेशन। ठीक है, जनसंख्या संतृप्ति, यानी कि जनसंख्या संतृप्त हो चुकी है। ठीक है, पॉपुलेशन सैचुरेशन लेवल पे आ चुकी है। ठीक है, अगर आप इस हिस्से को देखोगे तो ये हिस्सा डिक्रीजिंग होता है। ठीक है, कैसा होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है, और यहाँ पर आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सैचुरेटेड पॉपुलेशन माइनस आपकी जनरल पॉपुलेशन के डिफरेंस के बराबर। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये ग्राफ आपको कभी कभार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे कि एरिथमेटिक का ये क्वेश्चन आप देखोगे तो ये एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? एक बार आप कमेंट सेक्शन में यस भी लिखते रहिए, साथ साथ में लॉजिस्टिक कर्व समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब आपसे एग्जाम में क्या पूछेगा, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि भाई ज्योमेट्रिक इंक्रीज में क्या करते हैं, तो उसमें भाई हम रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन जो होता है वो आपके पॉपुलेशन के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस ग्राफ से ज्यादातर क्वेश्चन ये वाला पूछा जाता है कि अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड में आपका क्या होगा, अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड में आपको ध्यान रखना है रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन ये कांस्टेंट रहेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो देखिए अब हम एग्जाम वाले पॉइंट ढूंढते हैं। ठीक है, हमें याद क्या करना है, हमें याद करना है पहले तो ये वाला पॉइंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन कांस्टेंट रहता है अरिथमेटिक इंक्रीज में, पहला पॉइंट ये ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट लॉजिस्टिक कर्व क्या है, एक आदर्श जनसंख्या वृद्धि कर्व है। ठीक है, एक आइडियल पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व है। ठीक है, आइडियल कर्व पॉपुलेशन के लिए कौन सा है, लॉजिस्टिक कर्व। तीसरा क्या आपने पॉइंट ध्यान में रखना है, ये कौन सी शेप का होता है, एस शेप का होता है। ये 3 सवाल आज तक इससे पूछे गए हैं। ठीक है, ये 3 सवाल आपके आज तक इससे पूछे गए हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़े। तो पहला मेथड था हमारा लॉजिस्टिक कर्व मेथड, तो ये वाला कुछ ऐसा ग्राफ मैंने आपको बना के दिखाया अभी। ठीक है, नेक्स्ट हम जाते हैं, नेक्स्ट हमारा जो कर्व है, सॉरी कर्व नहीं, नेक्स्ट हमारा जो मेथड है वो है अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड। ठीक है, वैसे आपने लॉजिस्टिक कर्व में भी देख लिया होगा, अरिथमेटिक इंक्रीज वाला पॉइंट मैंने वहां पर भी आपको बता दिया था। ठीक है, कि अरिथमेटिक इंक्रीज में आपका पॉपुलेशन इंक्रीज जो होती है वो कांस्टेंट रेट से होती है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट मैं पीछे भी आपको बता चुका हूं, एग्जाम में भी आता है कि आपका पॉपुलेशन जो इंक्रीज होगा, ठीक है, समय के साथ जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है वो कांस्टेंट रेट से हो रहा है। ठीक है, चलिए अब पहला पॉइंट तो समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट आपका, ठीक है, वैसे दोनों पॉइंट सेम ही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन इज कांस्टेंट। ठीक है, जनसंख्या परिवर्तन की दर क्या है, स्थिर रहेगी, वही बात है। ठीक है, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सिटीज पुरानी है, जाहिर सी बात है पुरानी सिटीज है तो लार्ज होंगी, बड़ी होंगी, तो बड़े और पुराने शहरों में कौन सा मेथड यूज होता है, हमारा अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड यूज होता है। ठीक है, तो एग्जाम में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि लार्ज एंड ओल्ड सिटीज के लिए कौन सा मेथड प्रेफर किया जाता है, तो अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड प्रेफर किया जाता है, गणितीय आपकी बढ़ोतरी वृद्धि। ठीक है, चलिए क्लियर, इतना समझ में आ गया। अब इससे हम पॉपुलेशन फोरकास्ट कैसे करते हैं, तो भाई हमें एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, पी, अगर मान लो आपको किसी साल की या किसी वर्ष की जनसंख्या निकालनी है तो उसको हम पी बोल देते हैं, और आगे का फॉर्मूला होगा पी नॉट प्लस एन एक्स बार। ठीक है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, पी बराबर पी नॉट प्लस एन एक्स बार। ठीक है, अब ये क्या क्या है, पी नॉट का मतलब क्या है, तो पी नॉट का मतलब है लास्ट नोन डाटा, लास्ट नोन पॉपुलेशन। ठीक है, आपके पास जो भी अंतिम पॉपुलेशन आपको पता है, ठीक है, अंतिम आपको जो ज्ञात जनसंख्या है, ठीक है, अंतिम ज्ञात जनसंख्या, ठीक है, आपको लास्ट नोन पॉपुलेशन जो पता है, ठीक है, पी नॉट का मतलब वो है, तो न्यूमेरिकल करेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, एन की बात करते हैं, एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ डिकेड्स, नंबर ऑफ डिकेड्स, नंबर ऑफ डिकेड्स यानी कि दशकों की संख्या, दशकों की संख्या।
अब दशकों की संख्या जो आपने काउंट करनी है वो कहां से काउंट करनी है? दशकों की संख्या कहां से काउंट करनी है? लास्ट जो आपको डाटा दिया गया होगा, ठीक है, लास्ट नोन ईयर टू जो आपको फाइंड करना है, ठीक है, टू द ईयर, ठीक है, ये इसको ऐसे लिखते हैं, लास्ट नोन ईयर टू फाइंडिंग ईयर लिख देता हूं, ठीक है, समझ में आना चाहिए। चलिए, ठीक है, न्यूमेरिकल अभी बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, कि जो लास्ट नोन डाटा था उसका साल कौन सा था, ठीक है। तो जैसे मैं 1970 की आपको जनसंख्या दे दूं और आपसे पूछूं 2010 में जनसंख्या क्या होगी, तो 1970 की जनसंख्या आपको लास्ट नोन डाटा है। 1970 से लेके 2010 तक कितने डिकेड्स होते हैं, ठीक है, कितने डिकेड्स होते हैं? 40 साल होते हैं, तो 40 साल मतलब 4 डिकेड्स, ठीक है, 40 साल मतलब 4 डिकेड्स। क्लियर? एक्स बार क्या है? एक्स बार क्या है? एक्स बार है एवरेज इंक्रीज, ठीक है, एक्स बार क्या है? ये एवरेज है, ठीक है, एवरेज है, ठीक है, किसका एवरेज है? एवरेज किसका एवरेज है? एवरेज ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन, समय के साथ साथ जनसंख्या जो बढ़ रही है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ठीक है, यानी कि जनसंख्या वृद्धि का औसत, ठीक है। अब ये कैसे निकालते हैं? तो जब तक न्यूमेरिकल नहीं करोगे तब तक ये समझ में नहीं आएगा, और न्यूमेरिकल करना जरूरी है, क्योंकि हमारे ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स वाले क्वेश्चन में भी, ठीक है, जो आपके प्री एग्जाम भी आप जिसे बोल सकते हो, ठीक है, वहां पर भी इसके न्यूमेरिकल आते हैं। कैलकुलेशन इतनी सरल होती है कि आप डायरेक्ट हाथ से उसे कर पाओगे, ठीक है, फिर भी हम एक बड़ा कोई न्यूमेरिकल ले लेंगे ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा चीजों को आपको समझा सकूं, ठीक है। चलिए, क्लियर? फिर से देखते हैं एक बार, ठीक है, देखते हैं क्या फॉर्मूला है अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड का, पी नॉट प्लस एन एक्स बार, ठीक है। पी नॉट क्या है? जो लास्ट नोन डाटा होगा, सबसे जो पुरानी जनसंख्या हमको पता होगी, ठीक है। एन क्या है? जो लास्ट नोन डाटा से लेके जिस वर्ष तक आपको जनसंख्या निकालनी है उसमें कितने दशक हो गए, ठीक है, कितने डिकेड्स हो गए, वो है। एक्स बार क्या है? एवरेज है। एवरेज कैसे निकालते हैं? ठीक है, जितनी संख्या है उसको जोड़ दीजिए और उतने से ही डिवाइड कर दीजिए। जैसे मान लो आपका 500 600 है तो 500 प्लस 600 1100 और से 2 से डिवाइड कर देंगे, एवरेज ऐसे निकालते हैं, ठीक है। पर एवरेज किसका निकालना है आपको? जनसंख्या में जितना इंक्रीज हुआ उसका एवरेज आपको निकालना है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल चीज है, ठीक है, ऐसे समझ में नहीं आएगी, हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास क्या है, द पॉपुलेशन ऑफ 5 डिकेड्स 1930 से लेकर 1970 आर गिवन। 1930 से लेकर 1970 तक की आपको जनसंख्या दे रखी है कि 1930 में 25,000 थी, 1940 में 28,000 थी, 1950 में 34,000, फिर 42,000, फिर 47,000 जनसंख्या हो गई, ठीक है। अब क्या पूछा हुआ है कि फाइंड आउट द पॉपुलेशन इन 2000, ठीक है। 1970 तक की जनसंख्या आपको दे रखी है और आपसे पूछा है कि 2000 में जनसंख्या क्या होगी, ठीक है, आपके 2000 वर्ष में जनसंख्या क्या होगी। तो हमें कैसे निकालना है? अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड से निकालना है। तो सबसे पहले हम इनको एक टेबल में बनाएंगे, ठीक है। एक कॉलम हम रखेंगे ईयर का और एक कॉलम हम रखेंगे पॉपुलेशन का, ठीक है। एक कॉलम रखेंगे ईयर का, एक कॉलम रखेंगे पॉपुलेशन का, और एक कॉलम, ये तो क्वेश्चन में गिवन रहता है, एक कॉलम रखेंगे इंक्रीज इन पॉपुलेशन। क्यों रखेंगे इसका इंक्रीज इन पॉपुलेशन? क्योंकि हमारे पास एक्स बार भी तो है, ठीक है। एक्स बार क्या होता है? एवरेज होता है। किसका एवरेज था? वो इसी का एवरेज था कि पॉपुलेशन में कितना इंक्रीज हुआ, ठीक है। चलिए, तो जल्दी से हम पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं कि मुझे जनसंख्या चाहिए 2000 वर्ष की, जो किसके बराबर होती है? पी नॉट प्लस एन एक्स बार, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम पी नॉट की बात करते हैं। ये पी नॉट क्या होता है? पी नॉट होता है लास्ट नोन डाटा, ठीक है। पी नॉट क्या है? लास्ट नोन डाटा। लास्ट नोन डाटा क्या है आपका? 47,000। तो अंतिम जो जनसंख्या हमको पता है वो है 47,000, ठीक है। अब आते हैं एन पे। एन क्या होता है? एन होता है नंबर ऑफ डिकेड। पर मैंने आपको क्या बोला? नंबर ऑफ डिकेड कहां से काउंट करने हैं? जो लास्ट नोन ईयर होगा आपका और जहां तक आपको फाइंड करनी है जनसंख्या, ठीक है। तो लास्ट नोन ईयर मेरा 1970 है और मुझे फाइंड करनी है 2000। कितने वर्ष हो रहे हैं? ये तो 30 वर्ष हो रहे हैं। 30 वर्ष का मतलब कितने डिकेड, कितने दशक? 3 डिकेड, ठीक है। कितने डिकेड? 3 डिकेड। 10 साल का एक दशक होता है, तो 30 साल का कितना दशक होगा? 3 दशक हो जाएगा, ठीक है। बस अब एक चीज बच गई, एक्स बार। उसके लिए आपको पहले समझना पड़ेगा एक्स बार क्या है, ठीक है। एक्स बार है एवरेज। किसका एवरेज? इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ठीक है, एवरेज ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन। तो पहले मैं क्या निकालूंगा?
इंक्रीज इन पॉपुलेशन निकालूंगा और फिर बाद में उसका एवरेज निकालूंगा। ठीक है, तो चलिए पहले मैं इंक्रीज इन पॉपुलेशन निकालता हूं। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, सब यहाँ पर देखिए, पहले जनसंख्या 25,000 थी, फिर 28,000 थी, कितने का इंक्रीज हुआ भाई? ये हुआ 3,000 जनसंख्या का इंक्रीज। ठीक है, फिर 28,000 से 34,000 हो गई, ये कितना हो गया? तो ये कितना हो गया बताइए? ठीक है, ये हो गया 6,000 लोगों का इंक्रीज हो गया। ठीक है, फिर 34,000 से 42,000, देखो कैलकुलेशन में कभी कभी मैं गड़बड़ भी कर देता हूं, तो आप देखते रहना। ठीक है, चलिए 42,000 हो गई। ठीक है, तो कितना हो गया ये 8,000, ठीक हूं मैं? ठीक है, 8,000 जनसंख्या का इंक्रीज हो गया। ठीक है, फिर 42 से 47,000 हो गई, कितने का इंक्रीज हुआ? ये 5,000 जनसंख्या का इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो ये मेरे इंक्रीज निकल गया पॉपुलेशन में। पॉपुलेशन में कितने की वृद्धि हुई, लेकिन मुझे इसका औसत चाहिए। ठीक है, ये मुझे क्या चाहिए? एक्स बार। एक्स बार मतलब औसत। औसत कैसे निकलेगा? इंक्रीज इन पॉपुलेशन का औसत कैसे निकालूंगा? सबको जोड़ दो, 3,000 प्लस 6,000 प्लस 8,000 प्लस 5,000। ठीक है, सबको जोड़ के डिवाइड कर दो, किससे? 4 से डिवाइड कर दो, सबको जोड़ के 4 से डिवाइड कर दो, बस आ तो गया औसत। ठीक है, कितना आएगा ये देखो जरा, आप कैलकुलेट कर लो। ठीक है, मैं आपको, क्योंकि मैं तो सॉल्व करके लाया था इसको। ठीक है, तो मेरा जो ये आंसर आ रहा था, टोटल जो आ रहा था मेरा 22,000 आ रहा था। ठीक है, 22,000 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो 5500 आएगा। ठीक है, ये कितना आना चाहिए? 5500। ठीक है, समय बचाने के लिए मैं इसको खुद लिख लेता हूं, पर वीडियो को पॉज करके ना, वीडियो आप बार बार पॉज करते रहा करो। ठीक है, अगर लाइव देख रहे हो तब तो नहीं हो पाएगा, मगर रिकॉर्डेड में वीडियो आप पॉज करते रहा करो। ठीक है, और फिर आप खुद भी कैलकुलेट किया करो, या फिर बाद में दोबारा से वीडियो को देखा करो जब नोट्स बनाते हो। ठीक है, चलिए, तो बस हमारा फॉर्मूला था P बराबर, P कौन सा? 2000 वर्ष में जनसंख्या क्या होगी? 2000 वर्ष में जनसंख्या क्या होगी? तो हम बोलेंगे P नॉट प्लस NX बार। अब हमको सब कुछ पता है, P नॉट मतलब लास्ट नोन डाटा 47,000 प्लस नंबर ऑफ डिकेड, यहां से लेके 2000 वर्ष तक कितने डिकेड हो गए? 3 डिकेड हो गए। और एक्स बार अभी अभी ताजा ताजा हमने निकाला कितना? 5500। तो ये 2000, ये आपका फाइनल आंसर आ गया है। ठीक है, ये आपका आएगा 63,500। ठीक है, 63,500। ठीक है, ये आपकी जनसंख्या रहेगी 2000 वर्ष में। ठीक है, चलिए न्यूमेरिकल समझ में आया? थोड़ा मैं स्पीड में चल गया क्या? फिर से पीछे वाला हिस्सा दिखा देता हूं। ठीक है, फिर से देख लो एक बार। हमारे पास क्वेश्चन आया, क्वेश्चन को हमने टेबुलर फॉर्म में रखा। ठीक है, ईयर और पॉपुलेशन का बनाया, हमें इंक्रीज इन पॉपुलेशन की जरूरत थी, हमने इंक्रीज इन पॉपुलेशन निकाला। ठीक है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन निकालना बहुत आसान था। कितने का इंक्रीज हुआ? 3,000 का इंक्रीज हुआ, 28 और 34 6,000 का इंक्रीज हुआ, 34 और 42 8,000 का इंक्रीज हुआ, 42 और 47 ठीक है 5,000 का इंक्रीज हुआ। ठीक है, यहाँ से हमने एक्स बार निकाला, सबको जोड़ के 4 से डिवाइड कर दिया। अगर ये 5 डाटा होते तो 5 से डिवाइड करते, 3 डाटा होते तो 3 से डिवाइड करते। ठीक है, बस हमारे जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं वहां पर आपका तीन का ही डाटा दिया जाता है, क्योंकि वहां पे हाथ से कैलकुलेशन करनी होती है। बस एक्स बार निकल गया। ठीक है, अब क्या चाहिए? अब तो बस आंसर आ गया। P नॉट भी आपको गिवन है, N भी गिवन है। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गया? किसी को स्पीड में तो नहीं लगा? ठीक है, तो ये मेथड था हमारा, इस मेथड का नाम था अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड। नेक्स्ट चलते हैं। सॉरी, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे। नेक्स्ट है आपके पास ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड। ठीक है, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड में आपको थोड़ा ध्यान रखना है। पीछे मैंने आपको लिखाया था रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन कांस्टेंट होता है। ठीक है, मगर यहां पर ध्यान रखना परसेंटेज ग्रोथ रेट कांस्टेंट होता है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन नहीं, परसेंटेज ग्रोथ रेट। ठीक है, जल्दीबाजी में ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि परसेंटेज ग्रोथ रेट कांस्टेंट होता है। अब कांस्टेंट शब्द सुन के हम अरिथमेटिक इंक्रीज मार देते हैं, पर आपको लाइन थोड़ा ध्यान से पढ़नी है। ठीक है, क्या है ये? परसेंटेज ग्रोथ रेट, प्रतिशत वृद्धि दर स्थिर मानी जाती है, एजम्पशन है। ठीक है, ऑल्सो नोन एज यूनिफॉर्म इंक्रीज मेथड, इसको हम क्या बोलते हैं? समान रूप से वृद्धि हो रही है। ठीक है, यूनिफॉर्म इंक्रीज मेथड भी इसे कहते हैं। ठीक है, और ये किसके लिए होगा? तो इससे पहले वाला जो मेथड था अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड, वो बड़ी सिटीज के लिए था। ठीक है, लार्ज सिटीज, जो अब लार्ज होगी तो जाहिर सी बात है ओल्ड भी होगी, पुरानी भी होगी। ठीक है, ऐसे ही ये आपका यंग एंड रैपिडली एक्सपेंडिंग सिटीज के लिए है। ठीक है, जो आपकी नई सिटीज है
और जो रैपिडली एक्सपेंड हो रही है, ठीक है। जाहिर सी बात है जो नई सिटी होती है वही रैपिडली एक्सपेंड करती है, ठीक है। तो रैपिडली एक्सपेंडिंग सिटीज के लिए होता है ये, ठीक है, आपका ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड, ठीक है। तो अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगता है वो भी देख लो। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, P बराबर, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर ज्योमेट्रिक इंक्रीज भी आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। इसका भी मुझे आपको एक न्यूमेरिकल कराना पड़ेगा। देखिए आपको अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला याद होगा, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, P बराबर T नॉट 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T लिखते थे, यहाँ पे T की जगह मैं क्या रख रहा हूँ, N रख रहा हूँ। ये फॉर्मूला किसका है, अगर मैथ्स पढ़ी होगी आपने, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला, ठीक है, वही है इसमें भी। बस यहाँ पर हम प्रिंसिपल नहीं बोलेंगे, यहाँ पर हम आपकी लास्ट नोन डाटा P नॉट, जो P नॉट पीछे था वो अभी भी यही है, ठीक है। R को अभी आते हैं, R को मुझे आपको थोड़ा एक्सप्लेन करना है। N मतलब क्या है, नंबर ऑफ डिकेड्स, ठीक है। N मतलब क्या है, नंबर ऑफ डिकेड्स। R के 2-3 फॉर्मूले हैं, सब लिखा लेता हूं, ठीक है। जैसे कि R क्या है आपका, R है ग्रोथ रेट, ठीक है। R क्या है, एज्यूम्ड ग्रोथ रेट, एज्यूम्ड ग्रोथ रेट, ठीक है, यानी कि आपकी मानी गई, ठीक है, वृद्धि दर, मानी गई वृद्धि दर, मानी गई वृद्धि दर, ठीक है। अगर आपके पास कुल 2 ही डाटा है, ठीक है, 2 ही अगर आपके पास पॉपुलेशन है, ठीक है, उस केस में आप क्या कर सकते हो, टी अंडर रूट, ठीक है। अब ये टी क्या होता है, तो थोड़ा ध्यान रखना, एन और टी में उल्टा संबंध है, ठीक है। एन और टी क्या होता है, एन तो आप कहां से काउंट करते हो, ठीक है, एन जो है वो कहां से काउंट करते हो, एन आप लास्ट नोन डाटा से, लास्ट नोन डाटा जो होता है, लास्ट नोन जो ईयर होता है वहां से काउंट करते हो, ठीक है। कहां तक, जहां तक आपको पॉपुलेशन निकालनी है, ठीक है, जहां तक पॉपुलेशन निकालनी है, ठीक है। एन वो होता है, लेकिन टी क्या है, तो क्वेश्चन में देखो जरा, मैं यहां से समझाता हूं आपको। यहाँ पे एन तो हमने 3 लिया, ठीक है, इस न्यूमेरिकल में एन हमने लिया 1970 से लेके 2000 तक, तो एन होगा 3। अगर मैं आपसे पूछूंगा टी क्या होगा यहाँ पे, तो ध्यान रखना टी आप कहां से काउंट करते हो, टी आप करते हो जो आपको डाटा यहां से यहां तक गिवन है, 1930 से लेके 1970, 40 साल होते हैं, 40 साल का मतलब 4 डिकेड, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना, इस पुराने क्वेश्चन में मेरा एन तो 3 था, लेकिन टी मेरा क्या होता, 4 होता, ठीक है। एन मेरा 3 था, लेकिन टी मेरा क्या होता है यहाँ पे 4 होता, क्योंकि टी हम कहां से काउंट करते हैं, 1930 से लेके 1970 तक, ठीक है। तो इसको भी मैं कहीं पे लिख देता हूं, ठीक है। पहले मैं फॉर्मूला लिख लूं, पहले फॉर्मूला लिख लेता हूं, टी अंडर रूट P2 अपॉन P1, ठीक है। P2 अपॉन P1 कब यूज करेंगे इस फॉर्मूले को, जब आपके पास 2 ही डाटा होंगे, ठीक है, तब यूज कर सकते हो आप -1। ये अंडर रूट अलग है, ठीक है, -1 बाहर है और अंडर रूट सिर्फ P2 अपॉन P1 के ऊपर है, ठीक है, क्लियर। तो P1 और P2 का मतलब क्या हो जाएगा, P1 और P2 का मतलब हो जाएगा आपका शुरुआत की जो पॉपुलेशन होगी उसे P1 बोलेंगे, ठीक है। P1 क्या है, इनिशियल पॉपुलेशन, इनिशियल पॉपुलेशन, प्रारंभिक जनसंख्या, ठीक है, प्रारंभिक जनसंख्या, ठीक है। और P2 क्या है, अंतिम, फाइनल पॉपुलेशन, अंतिम जनसंख्या, ठीक है। P1 इनिशियल पॉपुलेशन और P2 फाइनल पॉपुलेशन। पर हम न्यूमेरिकल्स में ज्यादातर इस फॉर्मूले का यूज नहीं करते हैं, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में हो सकता है कि ये कभी आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब एज्यूम्ड ग्रोथ रेट के एक फॉर्मूला नहीं है दोस्तों, और भी है, ठीक है, क्योंकि हम जब आर की वैल्यू निकालेंगे क्वेश्चन में, जब तक न्यूमेरिकल नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा, ठीक है, न्यूमेरिकल करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक और तरीका है आर की वैल्यू निकालने का, जब आप बहुत सारे ग्रोथ रेट निकालते हो, R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन, ठीक है, उसको T से डिवाइड कर लो, ठीक है, उससे भी हमारा एज्यूम्ड ग्रोथ रेट निकल जाता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एरिथमेटिक मीन मेथड, एरिथमेटिक मीन ग्रोथ रेट बोल दो आप इसको, ठीक है, ग्रोथ रेट है, एरिथमेटिक मीन ग्रोथ रेट, ठीक है। या फिर आप दूसरा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, आर किस
क्या है, टी को बाहर रख दो, अंडर रूट आ जाएगा R1 इंटू R2 इंटू R3, जितना दे रखा होगा उसको यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, एक और मेथड है, ठीक है, इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट, ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट। अब आप बोलोगे सर आपने तो तीन तीन फॉर्मूले लिखा दिए, ठीक है, न्यूमेरिकल में कौन सा यूज करेंगे? तो न्यूमेरिकल में क्वेश्चन में लिखा रहता है कि कौन सा यूज करना है। ठीक है, क्लियर? चलिए, समझ में आ रहा है? ठीक है, फिर भी मैं आपको लिखा देता हूं, जो इंजीनियर्स होते हैं, ठीक है, इंजीनियर्स वो एरिथमेटिक वाला फॉर्मूला प्रेफर करते हैं, आसान है ना वो। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मैनुअल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मैनुअल है वो ज्योमेट्रिक वाला फॉर्मूला बोलती है यूज करने को। ठीक है, तो हमारे पास ग्रोथ रेट के दो दो फॉर्मूले हैं, एक है आपका एरिथमेटिक मीन ग्रोथ रेट और एक है आपका ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट। एरिथमेटिक मीन ग्रोथ रेट में हम अलग अलग ग्रोथ रेट निकालेंगे, सबको जोड़ के टी से डिवाइड कर देंगे। टी क्या है? ठीक है, टी हमने लिखा नहीं, टी है आपका जो आपका नोन डाटा होगा। ठीक है, टी कहां से कहां तक है? ये जो टी है, ठीक है, टी भी नंबर ऑफ डिकेड है, नंबर ऑफ डिकेड, लेकिन इसे इनिशियल डाटा, ठीक है, फर्स्ट नोन डाटा से लेना है, फर्स्ट नोन ईयर से लेके लास्ट नोन ईयर, लास्ट टू लास्ट नोन ईयर तक। ठीक है, तो ये मैंने आपको सारी चीजें समझा दी। फिर से देखो, एक बार में ये सब चीजें समझ में नहीं आती हैं। ठीक है, फिर से देखो, हमारे पास दूसरा मेथड क्या आया? हमारे पास दूसरा मेथड आया ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड। ठीक है, हमने बोला कि इसमें कौन सा मेथड लगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो हमारे पास इसमें जो फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है, वो होता है आपका ये कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज वाला फॉर्मूला जो मैथ्स में चलता है। ठीक है, वही यूज करते हैं डायरेक्ट इसमें, P बराबर P नॉट 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। ठीक है, और यहाँ पर n तो आप जानते हो, ठीक है, n पे अब ज्यादा लंबा डिस्कशन नहीं करते। ठीक है, r आएगा, r कहां पर आता है? r आप जानते हो, ठीक है, यहाँ पर r का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होगा। ठीक है, r का मतलब क्या होगा? परसेंटेज ग्रोथ रेट होगा। ठीक है, परसेंटेज में चाहिए होता है ना, क्योंकि हम परसेंटेज में तो लिखते थे चक्रवृद्धि ब्याज के फॉर्मूले में भी परसेंटेज ग्रोथ रेट होगा। ठीक है, अब ये कैसे निकालते हैं? तो इसका पहला फॉर्मूला है, t बाहर रखो, अंडर रूट P2 अपॉन P1 माइनस 1। ठीक है, मगर ज्यादातर केसेस में हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, एक अरिथमेटिक ग्रोथ रेट वाला फॉर्मूला है जिसमें आप सारे ग्रोथ रेट को जोड़ दो और टी से डिवाइड कर दो, या फिर आप टी को बाहर रख दो। ठीक है, और उसके बाहर आपका ध्यान रखना है ये टी ना गुणा में नहीं है। ठीक है, टी को गुणा में मत समझना कि टी मल्टीप्लीकेशन में है, टी ना इस रूट के ऊपर है। ठीक है, अगर ये t की वैल्यू 2 होगी तो आपको इस पूरे का स्क्वायर रूट निकालना होगा, अगर t की वैल्यू 3 होगी तो इसका क्यूब रूट निकालना पड़ेगा, t की वैल्यू 4 होगी तो इस पूरे का सॉल्व करके फोर्थ रूट निकालना पड़ेगा, वो कैलसी से निकलेगा। ठीक है, तो t का मतलब ये है, t का मतलब, और t हमने कहां से कहां तक लेना है? t हमने लेना है आपका जो हमें फर्स्ट नोन ईयर से लेके लास्ट नोन ईयर तक नंबर ऑफ डिकेड कितने हो रहे हैं वो लेने हैं। ठीक है, जल्दी से बोलो, यस करो जरा, समझ में आ गया यहां से यहां तक? तब मैं आगे बढ़ूं और मैं आपको एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताता हूं फिर। चलिए, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताता हूं। ठीक है, इतना समझ में आ गया? चलिए, क्योंकि ये मैं अभी आपको लास्ट मेथड पर आ रहा हूं। ठीक है, इसके बाद पहले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, लास्ट मेथड का मतलब ये है, इसके बाद सेशन एंड कर देंगे और फिर कल मैं आपको, ठीक है, थोड़ा टाइमिंग चेंज करके बाकी मेथड भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो कल एक तरीके से आपकी जो क्लास है वो दो बार चलेंगी, एक में हम बचा हुआ जो आपके फॉरकास्टिंग मेथड है वो करेंगे, और एक में मैं आपको उसके आगे का जो पार्ट है, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, वो पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए, तो खैर मैं उसको आपको बता दूंगा, इन्फॉर्म कर दूंगा ग्रुप में। तब तक आप इसके नोट्स बनाइएगा। ठीक है, तब तक आप इसके नोट्स बनाना। ठीक है, वीडियो जैसी प्रोसेस हो जाती है, प्रोसेस होकर वीडियो देख के नोट्स बनाना है पूरे कंप्लीट। ठीक है, चलिए, तो न्यूमेरिकल भी खुद से सॉल्व करना बिना देखे। अब हमारे पास क्वेश्चन वही है। ठीक है, क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन सेम है। ठीक है, हम क्या करेंगे? हम पहले इस क्वेश्चन में निकालेंगे इंक्रीज इन पॉपुलेशन। ठीक है,
इंक्रीज इन पॉपुलेशन में परसेंटेज ग्रोथ रेट जो निकलेगा, आर की जो वैल्यू निकलेगी वहीं से तो निकलेगी, ठीक है। तो हमारी इंक्रीज इन पॉपुलेशन निकालते हैं पहले। तो भाई क्वेश्चन तो सेम है, तो ये था 3000 का इंक्रीज हुआ, ये कितने का हो इंक्रीज हो गया, 6000 का इंक्रीज हो गया, ठीक है। ये कितने का इंक्रीज हो गया, 8000 का इंक्रीज हो गया, ये कितने का इंक्रीज हो गया, 5000 का इंक्रीज हो गया, ठीक है। ये तो इसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं क्योंकि क्वेश्चन मैंने चेंज किया नहीं, ठीक है। अब क्या करोगे, अब हमें निकालना है इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ठीक है। ये आर जो था ये क्या था, ये इंक्रीज इन पॉपुलेशन होता है, परसेंटेज में निकालते हैं। अब ये कैसे निकालते हैं, तो भाई कितने का इंक्रीज हुआ, ठीक है। तो आप लोगों ने अगर मुझसे मैथ्स पढ़ी होगी तो मैं कैसा पढ़ाता हूँ, ठीक है। कितने का इंक्रीज हुआ, तो देखो 3000 का इंक्रीज हुआ, किसमें से हुआ, तो 3000 का इंक्रीज किसमें से हुआ है, 25000 में से हुआ है, ठीक है, इंटू 100, ठीक है। तो आपका पहली वैल्यू मिल जाएगी जिसको क्या नाम रखेंगे, R1 नाम रखेंगे, ठीक है। यहां पर देखिए इसमें कितने का इंक्रीज हुआ, 6000 का इंक्रीज हुआ, किसमें हुआ इंक्रीज, 28000 में हुआ, तो अपॉन में क्या आ जाएगा, 28000 आ जाएगा, ठीक है, इंटू 100, ठीक है। ये सर आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फिर इसमें कितना का इंक्रीज हुआ, इसमें 8000 का इंक्रीज हुआ, ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा, 8000 का इंक्रीज हुआ, किसमें से हुआ इंक्रीज, ठीक है, कितनी इनिशियल जनसंख्या थी, 34000 थी, तो 34000 में इंक्रीज हुआ इंटू 100, ठीक है। और फिर लास्ट है आपका 5000 का इंक्रीज हुआ, 5000, ठीक है, किस में से हुआ, 42000 में से हुआ इंटू 100, ठीक है। तो ये हमारा परसेंटेज की वैल्यू। अब देखो यहाँ पर आप लोगों के पास कैलसी है कि नहीं है, ठीक है, तो मैंने पहले से कैलकुलेट करके ला रखी है, 12% आ गया R1, ठीक है। R2 आप सॉल्व करना, ठीक है, आप लोग भी करना, कभी कभी मुझसे गलती हो जाती है। 21.4%, ये क्या है, R2, ठीक है। फिर है आपका 23.5%, 23.5%, ठीक है। ये क्या निकला हमारा R3, और जो मेरा R4 आ रहा था, ये आ रहा था 11.9%, ठीक है, 11.9%, ये क्या निकला R4, क्लियर, ठीक है। तो R1, R2, R3, R4 निकल गए, ठीक है। अब आपकी इच्छा है आप कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहते हो। जैसे मैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या बोलती है कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे एज्यूम्ड ग्रोथ रेट निकालने के लिए, ठीक है। जब आपके पास ग्रोथ रेट बहुत सारे हो जाएंगे तो हम यूज करेंगे T √R1, R2, R3 का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो मैं ज्योमेट्रिक ग्रोथ रेट ले रहा हूं, ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन ग्रोथ रेट आप इसको बोल सकते हो, ज्योमेट्रिक मीन ग्रोथ रेट, ठीक है। चलिए अभी खत्म करते हैं क्वेश्चन को। हाँ, तो मैं निकालूंगा ज्योमेट्रिक मीन ग्रोथ रेट, ज्योमेट्रिक मीन ग्रोथ रेट, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन ग्रोथ रेट क्या होता है, ये होता है R बराबर, ठीक है, T को अंदर बाहर रखना है, अंदर आएगा R1 इंटू R2 इंटू R3 इंटू R4, ठीक है। तो T कहां से कहां तक होता है, T होता है यहां से लेके यहां तक, ठीक है। तो T की वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉरी कितने साल है, 1930 से लेके 1970, 40 साल हो गए, 40 साल का मतलब कितने हो गया, 4 डिकेड हो गया, ठीक है। तो T की वैल्यू आएगी 4 अंडर रूट, ठीक है। R1, R2, R3 की वैल्यू क्या क्या थी, 12 इंटू 21.4%, ठीक है। एक था आपका 23.5% और एक था 11.9%, ठीक है। तो इस पूरे को सॉल्व करना कैलकुलेटर से, पहले अंदर की पूरी वैल्यूज को सॉल्व करना और फिर उसे वहां पर ऑप्शन होता है कैलसी में फोर्थ रूट निकालने का, ठीक है। फोर्थ रूट निकालोगे तो इसका आंसर आएगा 16.37% पर डिकेड, 16.37% पर डिकेड, क्लियर। ये आपका आंसर आया, आंसर मतलब अभी आ रहा आया बस, ठीक है। अभी आंसर तो आया ही नहीं, फॉर्मूला क्या था, अब आएगा आंसर। मुझे 2000 वर्ष की जनसंख्या निकालनी है, क्या फॉर्मूला होता है, P नॉट इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n, ठीक है। P नॉट क्या है, तो लास्ट नोन डाटा कितना है, 47,000, ठीक है। 1 प्लस R अपॉन 100, R की वैल्यू अभी अभी ताजी ताजी निकाली है 16.37% अपॉन 100, ठीक है। और n कहां से लेते हैं, 1970 से लेके 2000 तक कितने डिकेड हो रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा n की वैल्यू, t की वैल्यू यहाँ पर 4 आई थी लेकिन n की वैल्यू यहाँ पर 3 है, ठीक है। 1970 से काउंट करनी है, ठीक है, तो यहाँ पर 3 रख दो। तो भाई अब कैलकुलेटर की शक्तियों का इस्तेमाल करो और आंसर निकालो, ठीक है।
तो आंसर जो, अब देखो ये ऐसा क्वेश्चन जो है उसके लिए कैलसी चाहिए, तो ऑब्जेक्टिव एग्जाम में, जिस एग्जाम में कैलसी अलाउड होता है वहां पर आपका ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, मैं आपको अपना आंसर बताता हूँ। मेरा आंसर आया था 74066। ठीक है, 74066। अच्छा, ये भी ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि बड़ा आंसर किससे आता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। हमारा एरिथमेटिक से क्या आंसर आया था, कहाँ गई हमारी स्लाइड, एरिथमेटिक से हमारा 63,500 आया था। ठीक है, और इससे हमारा कितना आया, 74066 आया। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा मेथड था, इस मेथड का नाम है आपका ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड। ठीक है, तो चलिए आज के लिए मैं इतना ही करा रहा हूं। ठीक है, पहले आप लोग इसके नोट्स बनाइए, कल मैं आपकी डबल क्लास दूंगा। ठीक है, जिसमें मैं आपको, क्योंकि तीसरा जो मेथड है उसका जो न्यूमेरिकल है वो थोड़ा बड़ा है। ठीक है, तो उसे हम फ्रेश माइंड के साथ करें तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो उसको हम कल वाली क्लास में करेंगे, और जो भी पार्ट छूटे हुए हैं वो कल वाली क्लास में हो जाएंगे। ठीक है, तो एक बार झट से इन सभी चीजों का रिवीजन करते हैं। ठीक है, क्या क्या हमने आज पढ़ा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, लॉजिस्टिक कर्व पढ़ा। ठीक है, इसमें मैंने आपको ये सब बताया। ठीक है, कर्व शुरुआत में इंक्रीजिंग होता है, फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन कांस्टेंट हो जाता है, और बाद में डिक्रीजिंग बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या ध्यान में रखना है, आइडियल पॉपुलेशन कर्व होता है और एस शेप का बनता है। ठीक है, फिर आपका क्या है, एरिथमेटिक इंक्रीज मेथड। यहाँ पर क्या ध्यान में रखना है, आपकी लार्ज एंड ओल्ड सिटीज के लिए एप्लीकेबल। ठीक है, और यहाँ पर इसका फॉर्मूला P बराबर P0 प्लस NX बार। ठीक है, चलिए, और इसके बाद हमारा क्या क्वेश्चन क्या था, लॉजिस्टिक कर्व तो हो गया। नेक्स्ट है आपका पॉपुलेशन का न्यूमेरिकल, ये आपको न्यूमेरिकल आना चाहिए, कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व हुआ। ठीक है, वीडियो को देख के नोट्स बना लीजिएगा अपने। और ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड में हमें चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगाना होता है, लेकिन आर निकालने के हमारे पास कई सारे फॉर्मूले हैं। ठीक है, आर क्या होता है, परसेंटेज एज्यूम्ड ग्रोथ रेट होता है, जिसे आप परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन भी बोल सकते हो। ठीक है, तो हम आर की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो हम पहले कई सारे परसेंटेज इंक्रीज निकालेंगे। ठीक है, हम कई सारे परसेंटेज इंक्रीज निकालेंगे क्वेश्चन में, क्वेश्चन पे जाते हैं सीधा। परसेंटेज इंक्रीज निकालेंगे, ये आपके R1 R2 R3 R4 होंगे। फिर यहाँ पर आपकी इच्छा है, आप ज्योमेट्रिक मीन भी लगा सकते हो, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है, या इंजीनियर्स का जो फेवरेट होता है अरिथमेटिक मीन से भी आप R1 R2 R3 सबको जोड़ के और T से डिवाइड भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने क्या बताया थे, दो फॉर्मूले। एरिथमेटिक मीन ग्रोथ में क्या करते हैं, R1 R2 R3 को जोड़ के T से डिवाइड करते हैं। ठीक है, और ज्योमेट्रिक मीन में क्या करते हैं, R1 R2 R3 को मल्टीप्लाई करके उसका रूट निकालते हैं, और रूट के बाहर T बैठा रहता है। ठीक है, कैलसी से सॉल्व करना, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया। तो आज मैंने आपको तीन मेथड पढ़ा दिए, ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड, एरिथमेटिक इंक्रीज मेथड और लॉजिस्टिक कर्व मेथड। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड कल पढ़ाऊंगा, और बाकी एक एक जो दो इंपॉर्टेंट लाइन होती है हर एक मेथड में, वो सब भी मैं आपको कल दिखाऊंगा। ठीक है, और क्वालिटी ऑफ वाटर भी हम कल से शुरू कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो इतना समझ में आ गया, क्लियर। चलिए एक बार कमेंट सेक्शन में यस लिख दीजिए, फिर मैं इसको काट देता हूं। चलिए, ठीक है, अमनदीप, सुषमा, समझ में आ गया। ठीक है, तो एक बार आप आज आप इसके नोट्स बनाइए। ठीक है, और फिर हम इसके आगे कल डिस्कस करते हैं। ठीक है, एकदम आराम से पढ़ेंगे। आज आपका काम क्या होगा, ठीक है, आपके पास जो भी बुक है, चाहे वो यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स की हो, चाहे वो घटना चक्र की हो, ठीक है, टॉपिक वाइज आपके पास होनी चाहिए, तो उस बुक के आप ये वाला चैप्टर सॉल्व करिए। ठीक है, 25 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू के मैं भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, उनको भी आपको सॉल्व करना है क्लासरूम में, ऑफलाइन क्लासरूम में 25 की क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, तो वो क्वेश्चन आपको भी मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।